अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे इंडियन हुकूमत की जानब से वहां मौजूद मुसलमानों की 1200 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज को हथियाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से एक नया तनाज़ा जन्म ले चुका है। बेसिकली इंडिया के अंदर मुसलमानों के तरफ से सदियों से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज डोनेट की जाती रही हैं नेक मकासद के लिए, मजहबी मकासद के लिए, जो कि वक्फ की प्रॉपर्टीज होती हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर वक्फी प्रॉपर्टीज तीसरी बड़ी लैंड होल्डिंग है, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा जमीन इंडिया की डिफेंस फोर्सेस के पास है। दूसरे नंबर पर इंडियन रेलवेज के पास सबसे ज्यादा जमीन है, तकरीबन 11,50,000 एकड़। तीसरे नंबर पर यह मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो तकरीबन 9,40,000 एकड़ के ऊपर फैली हुई हैं। अब इन प्रॉपर्टीज की मालियत इंडियन रुपीस में 1,200 बिलियन रुपीस से ज्यादा है। उसे अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो 4,000 अरब रुपए पाकिस्तानी मालियत में ये प्रॉपर्टीज बनती हैं। डॉलर्स में ये 14 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। अब ये बहुत कीमती प्रॉपर्टीज हैं। कोई 8,72,000 मुख्तलिफ बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज बनती हैं, जिसमें दुकानें हैं, प्लाजे हैं, मसाजिद हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, दुनिया भर के अंदर मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत कीमती हैं। दुनिया भर में कोई 800 बिलियन डॉलर्स की वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं मुसलमानों की। मुसलमान इनसे सही तरीके से काम ही नहीं ले रहे। अब अगर इंडिया में वक्फ की प्रॉपर्टीज से होने वाली इनकम को डिस्कस करें तो वो साल की सिर्फ 1 से 2 अरब रुपए बनती हैं। हालांकि इनका पोटेंशियल इससे कुछ 100 गुना ज्यादा है। इस तरह 120 अरब रुपए का पोटेंशियल बताया जाता है। इन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए, सही तरीके से मार्केट रेट पर रेंट आउट किया जाए, लीज किया जाए और दीगर प्रॉपर्टीज में यूज किया जाए तो ये 120 बिलियन रुपीज मुसलमानों के ऊपर खर्च होंगे, तो मुसलमानों की तकदीर बदली जा सकती है। अब इस वक्त इन तमाम प्रॉपर्टीज का ज्यादा मेजर इंतजाम और इंसराम मुसलमानों के हाथ में है। वो वहां पर मौजूद हर रियासत के वक्फ बोर्ड के जरिए होता है। हर रियासत, 32 रियासतें हैं अगर इंडिया की, तो हर रियासत का अपना वक्फ बोर्ड है जिसमें तमाम मेंबर्स मुसलमान होते हैं। और फिर कहूँगा सेंट्रल एक वक्फ बोर्ड भी है जहां पर हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज मुसलमान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि फलाह बहबूद के मकासद है। इंडियन हुकूमत कोशिश कर रही है कि करप्शन के नाम पर, तजावुजात के नाम पर, नाअहली के नाम पर इन प्रॉपर्टीज को किसी तरीके से रेगुलराइज करके अपने हाथ में लाया जाए ताकि इसे अपने मकासद के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। अब ये प्रॉपर्टीज मिसयूज भी होती हैं, नो डाउट। मिसाल के तौर पर एशिया का सबसे महंगा घर जो कि मुकेश अंबानी का है, अंटालिया, वो जिस जगह पे बना हुआ है वो भी मुसलमान वक्फ की जगह है। जी हाँ, 1895 के अंदर एक मुसलमान ताजिर जिनके बाकायदा शिप्स चला करते थे, करीम भाई इब्राहिम, उन्होंने ये तकरीबन 9 कनाल जगह, 1.1 एकड़ जगह, अगर इसको हम मीटर्स में ले जाएं तो 4,582 स्क्वायर मीटर जगह यतीम खाने के लिए दी थी। उस जमीन को मिल मिलाकर मुकेश अंबानी ने मुबैना तौर पर 21 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीद लिया। जिस वक्त ये जमीन खरीदी गई उस वक्त इस कीमती जमीन की मालियत इंडियन रुपीस के अंदर 150 करोड़ यानी 1.5 अरब रुपए बनती थी। मिल मिला के सारा मामला हुआ। आज भी वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड ने लिख के दिया हुआ है, जनाब ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन चूंकि वो एक तगड़ा आदमी है, मजबूत आदमी है, अमीर आदमी है, उसे कोई छेड़ नहीं रहा। और ये बात सिर्फ मुसलमान नहीं कहते, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे कह चुके हैं। तो ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अब अगर हम चलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, इंडिया की एक ऐसी रियासत जहां आज भी मुसलमान अच्छी खासी बड़ी तादाद में बसते हैं, वहां पर मुसलमानों की 1,24,000 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 1,12,000 तो मसाजिद, इबादत गाहें हैं। तो अगर आप ये वक्फ प्रॉपर्टीज को खोल देंगे
तो कल को कोई भी हिंदू आकर उस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाएगा, मस्जिद गिराएगा, वहाँ पर मौजूद खानका गिराएगा, वहाँ पर मौजूद कोई भी चीज़ मुसलमानों ने इबादत के लिए बना रखी है उसे तबाह किया जाएगा। अब ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ इंडिया के अंदर है, मुसलमान सदियों से चूंकि यहाँ बसते आए हैं, सदियों से वो ये ज़मीनें अल्लाह के रास्ते पे देते आए हैं जो वक्फ कहलाती हैं। तो इन जगहों के ऊपर ना सिर्फ मसाजिद बनी हुई हैं, मदारस बने हुए हैं, खानकाएँ बनी हुई हैं, यहाँ पर स्कूल बने हुए हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, यतीम खाने ऑर्फनेज बने हुए हैं, फिर डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये इतनी बड़ी चेन है जो कि ना सिर्फ मुसलमानों को सर्व कर रही है बल्कि हेल्थ केयर में, एजुकेशन सेक्टर में नॉन मुस्लिम्स को भी सर्व कर रही है। तो हुकूमत बड़ी बारीक वारदात डाल रही है। हुकूमत कवानीन में कुछ ऐसी तब्दीली कर रही है जिसके ज़रिए अब नॉन मुस्लिम लोग जो हैं वो भी इस वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकेंगे। अब तक का कानून ये है कि अगर सिखों का कोई इस तरह का वक्फ का निज़ाम है या हिंदुओं का कोई इस तरह का निज़ाम है जहाँ पर वो अपनी लैंड अपने देवताओं को डोनेट करते हैं, तो उसको ओवरसी करने के लिए जो कमेटी होगी वो सिर्फ हिंदुओं पर या सिखों पर मुश्तमिल होगी। इसी तरह अगर क्रिश्चियंस हैं तो उनकी कमेटी सिर्फ क्रिश्चियंस की होगी। ये मुसलमानों के लिए जो दी वक्फ एक्ट 1995 अमेंड किया जा रहा है उसमें अब नॉन मुस्लिम्स को भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। फिर पहले अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए आप स्पेशल एक सर्वे होता है, कलेक्टर उसके पास जाते हैं, वो सर्वे करके बताता है कि ये ज़मीन किसकी है। लेकिन अब उस इलाके का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो हम पाकिस्तान में जिसे डीसी भी कहते हैं, वो जाके फैसला करेगा। और डीसी तो आप जानते हैं ज़्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो कैसे मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला कर सकते हैं। ये वहाँ बहुत बड़ी बहस जारी व सारी है। फिर पहले जो ये प्रॉपर्टी ख़रीदता है या इसे बेचता है उसको नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार देकर जेल की हवा खानी पड़ती है। लेकिन अब इसे काबिले ज़मानत जुर्म बनाया जा रहा है कि कोई भी इसकी ज़मीन खा पी जाए, उसके ऊपर कोई ख़ास एतराज़ नहीं होगा। तो ये वो चंद चींदा मसाइल हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तहरीक इस वक्त इंडिया के अंदर चल रही है इसके ख़िलाफ़। और फिर आखिर में इंडियन हुकूमत ने एक शिक रखी है कि 9,40,000 जो एकड़ रकबा है उसमें जो 8,72,000 प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं वो अगले 6 महीने के अंदर सारी की सारी डिजिटलाइज की जाएंगी। और अब तक पिछले 76 सालों में कितनी डिजिटलाइज हैं? सिर्फ 3,30,000, यानी 1/3 आज तक डिजिटलाइज हुई हैं, कंप्यूटराइज हुई हैं। अगले 6 माह के अंदर तकरीबन 6 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ को डिजिटलाइज करवाना लाजम है, वरना जो प्रॉपर्टी डिजिटलाइज नहीं होगी उसकी किसी डिस्प्यूट की सूरत में आप किसी अदालत नहीं जा सकेंगे। यानी कि अल्टीमेटली यही कहना चाहते हैं कि जो शख्स अपनी प्रॉपर्टी या अपने आबाओ-अजदाद की प्रॉपर्टी या कोई वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी किसी वजह से रजिस्टर नहीं करवा पाता, वो किसी भी हुकूमती रेमेडी या कोर्ट की रेमेडी का हकदार नहीं होगा। वो किसी किस्म का कोर्ट केस नहीं कर सकेगा। उसकी प्रॉपर्टी कोई कब्जा कर जाए, कोई खा जाए, कोई बेच जाए, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होगा। अब पाकिस्तान में भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का बहुत अच्छा हाल नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुजफ्फरगढ़ के एक बहुत बड़े जागीरदार हुए हैं, 1898 में उनकी डेथ हुई, सरदार कोड़े खान। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 82,753 कनाल रकबा वक्फ किया था गरीबों के लिए। उसके एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा और फिर जाके वो कब्जा वागुजार करवाया गया। बहुत हद तक, अभी भी सारा नहीं हुआ। फिर एक कमेटी बनी उस इलाके की जिसमें वहाँ के जजेज़ हैं, वकला हैं, वहाँ के सरकारी अफसरान हैं और आम लोग हैं। तो उसकी आमदन में कई गुना इजाफा हुआ उस ट्रस्ट की। तो ये मसाइल पूरी दुनिया में है। आज की वीडियो का मकसद इस आम इशू को आप तक पहुँचाना और एक ओवरव्यू देना है कि दुनिया के दीगर मुल्क हमारे मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम खुद कमज़ोर हैं और हमारी कोई एक आवाज़ नहीं है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।